अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने यह दावा किया है कि कौम सिर्फ 2 महीने इंतज़ार करे, सस्ती बिजली इंशाअल्लाह उनका मुकद्दर ठहरेगी। जहां कौम ने इतना इंतज़ार किया, जहां कौम ने इतना सुना कि उनकी जेबों पर इतने भारी बिल जो हैं वो पिछले 8-10 महीने या 20 साल से चल रहे हैं, अब 2 महीने इंतजार किया जाए और ये बिल कम से कम तर हो जाएंगे। और आईपीपीज का कोई किरदार नहीं है कि बिजली महंगी है, बल्कि बिजली घरों का किराया और महंगा कोयला और महंगा फ्यूल बिजली महंगी होने की वजह है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि सियासत में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि लोग घरों के किराए नहीं दे पा रहे क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि गैस के बिल भी इतने भारी भरकम आ रहे हैं कि तमाम लोगों के बजट आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में कच्चे के डाकुओं ने इदारों की नींदें हराम कर रखी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जगह जगह दहशतगर्दी का खदशा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान दूसरे सियासतदान के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है। यानी इस हद तक बात बढ़ चुकी है कि अगर डॉक्टर अफनान के हाथ पे पंजोता साहब हाथ रख दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बंदूकें निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया पर उनका जीना हराम कर देते हैं कि हाउ डेयर यू टू शेक हैंड विद समबडी। हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन उस नहज तक पहुंच चुकी है कि अलीमा खान की चैट इस वक्त मौजूए बहस है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट ये खबर दे रहा है घर की लड़ाई बाहर आ चुकी है। हम इतने गिर चुके हैं इखलाकियात में कि किसी की भी पर्सनल चैट को हम मुद्दा बना के सारा दिन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। कोई ये डिस्कशन नहीं कर रहा बिजली किस तरह सस्ती होगी, गैस किस तरह सस्ती होगी। कोई ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि सियासी पोलराइजेशन किस तरह खत्म होगी। कोई ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि आज मानसून बारिशों का नया स्पेल सुबह पंजाब में दाखिल होगा, लोगों के घरों में पानी दाखिल होगा, तदारुक क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा कमाल पाशा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अवैस लगारी साहब ने दिलासा दिया है 2 महीने मजीद इंतजार किया जाए, बिजली सस्ती हो जाएगी। सर वुड इट बी पॉसिबल? देखें, बात यह है कि ये जो बिजली का इशू है ना, ये कहने से सस्ता होने वाला नहीं है। आप देखिए कि आईपीपी के अंदर जो है वो इस तरह की जकड़न है और मुझे नहीं लगता कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस मामले को हल करने में संजीदा हैं। सर लेकिन अवैस लगारी तो ये कह रहे हैं कि आईपीपीज का कसूर ही नहीं है। नहीं, खैर उन्होंने ये कहा है कि आईपीपीज के साथ हमारे जो मुआहदे हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे रीनेगोशिएट करेंगे। सर ये भी कहा, लेकिन ये भी कैटेगोरिकली कहा महंगी बिजली की वजह आईपीपीज नहीं है बल्कि बिजली घरों का किराया, महंगा कोयला और तेल है। लेकिन बात है कि यही चीजें हमने आईपीपीज के साथ मुआहदे में लिखी हुई है ना कि हमने उनको सप्लाई करना है ये और उसकी कीमत वो अदा करेंगे। तो जब ये कोयला, बिजली और इस तरह की चीजें महंगी होंगी तो बिजली की कीमत के असरात तो मुरतब होंगे। ये बात नसीब साहब बड़ी क्लियर है कि आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो मुजरमाना किस्म के मुआहदे हैं और इसके अंदर हमारे तमाम सियासी हुकूमतें जो हैं वो शामिल हैं। अब ये मामला जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये कैंसर है। एनर्जी सेक्टर के अंदर आईपीपीज के साथ किए हुए मुआहदे जो हैं ये कैंसर हैं और कैंसर का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं होता।
ये नेगोशिएशन से नहीं होने वाला। तो ये कीमोथेरापी कब तक शुरू होगी? आखिर करना तो इलाज तो करना पड़ेगा ना सर, तदारुक क्या है? इसका तदारुक जो है वो मेजर सर्जरी है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे रवायती सियासतदान जो हैं वो मेजर सर्जरी करने का इरादा रखते हैं। ये मामलात हम थोड़ी देर में आदी हो जाएंगे। ठीक सर, कैसे आदी हो जाएंगे सर? लोग इस वक्त खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। जो बिजली का बिल पे करता है उस महीने किराया नहीं दिया जाता, जिस महीने किराया दिया जाता है उस महीने बिजली का बिल पे नहीं किया जाता। तो सर ये कब तक आदी होने वाला? तो कोई चक्कर नहीं है। आवाम तो इस वक्त पक्की पड़ी है कि कैसे कोई तरीका ढूंढे या हालात को कंट्रोल में ले लें, खुदा ना खास्ता। अच्छा नसीर साहब, आपको एक बात बताऊं जरा लाइटर मोड में। जी प्लीज। देखिए हमारे अवाम की हालत ये है कि बिल आता है ना जब जी, तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये अदा कैसे करना है। ठीक है। कोई अवाम का बंदा ये नहीं सोचता कि ये बिल ज्यादा क्यों आए हैं। और इस हवाले से जमात इस्लामी ने अगर थोड़ी बहुत कोशिश की है तो उसको अवामी गुज़ीराई नहीं मिली। जमात इस्लामी ने अवाम के इस मसले को जुबान देने की कोशिश की, प्लेटफॉर्म मुहैया किया, लेकिन उनके कारकुनान के अलावा अवाम की अक्सरियत उनके साथ शामिल नहीं हुई। इससे अंदाजा होता है कि हमारे अवाम जो है वो तैयार है, वो कबूल कर चुके हैं, वो इसी तनख्वाह पर काम करते चले जाएंगे। जब तक अवामी राय आमा नहीं तैयार होती, अवामी मुजाहरे नहीं होते, अवाम सड़कों पे नहीं निकलती, उस वक्त तक ये हुक्मरान जो है हमारे ये बिजली के मामले को संजीदगी से हल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सर जी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज बेसिकली तो पॉइंट ये होना चाहिए कि तमाम सियासतदान मिल बैठे, तमाम मीडिया ये बात करे, टीवी टुडे भी ये बात करे कि बिजली कैसे सस्ती की जा सकती है। हम आप जैसे तज्जियाकारों को लाइन पे लेके उनका वर्डिक्ट लें। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अलीमा खान की रऊफ हसन के साथ चैट डिस्कस हो रही है। सर क्या ये मुनासिब है कि आज किसी की बहन की चैट लीक हो रही है, कल हमारी बहन बेटियों की चैट लीक होगी, और कोई सवाल पूछ नहीं रहा कि आप किस तरह इन्वेड कर सकते हैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को। और सारे ये कह रहे हैं भाई घर की लड़ाई सामने आ गई है जी। इसी तरह तो नवाज शरीफ लोगों के घर की पता नहीं कितनी कितनी लड़ाइयां हैं, तो वो भी सामने लेके मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर दें। नसीब साहब, आबिद नसीब साहब, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि हमारी हालत क्या है। यानी हम अब हमारे मीडिया में जो सबसे अहम मौजू है वो अलीमा खान की चैट है। वाई सर वाई, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि हमारे यहाँ संजीदगी नहीं पाई जाती। संजीदा इश्यूज के बारे में ना हमारे अवाम में संजीदगी पाई जाती है, ना ही हमारे मीडिया में संजीदगी पाई जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये IPP का मसला मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिजली के बिल कम नहीं होंगे। आप देखिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 महीने का रिलीफ दे के कैसा छक्का मारा है जी। अब सियासी जमातों में ये बहस शुरू हो गई है कि ये पैसे कहां से आए हैं, ये मरकज ने दिए हैं, चाचा जी ने दिए हैं भतीजी को, या क्या है। जी जी। अब मतलब संजीदगी हमारे यहाँ पाई नहीं जाती, ना मीडिया पे ना अवाम में। तो मुझे तो ये बिजली के बिल कम होते हुए मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि 25% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। लाखों वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, सिर्फ इसी हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक। और हुकूमत के पास कोई संजीदा, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा नहीं है कि वो ये बिजली के और तवानाई के मसले को कैसे हल करेंगे। हुकूमत सिर्फ एक काम कामयाबी से कर रही है और वो है IMF की शराइत पर मनो-अन अमल करना। और IMF की शराइत में क्या शामिल है? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना। सनत बंद है, बेरोजगारी आम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो फिर टैक्स कहां से इकट्ठा होगा? सर ये फरमा दीजिए, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना, 11 से 18 हजार मुलाजमीन को बेरोजगार करना हुकूमत का सही इकदाम है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत बड़ा, जो बहुत सारे कारनामे हैं, उनमें से एक कारनामा था
ठीक। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनको बंद करवाने वाली हुकूमत के साथ शामिल है। कमाल कैसा है ये? ठीक। यानी हमारे यहाँ एक अच्छे इदारे को उसमें नक्स होंगे जी, प्रॉब्लम होगी, तो हुकूमत का काम ये है ना कि उसको ठीक करे, exactly. ना कि उसको बंद कर दे। यूटिलिटी स्टोर आम आदमी को किसी ना किसी हद तक सस्ती अशिया देने का एक बेहतरीन जरिया था, एक बेहतरीन आउटलेट थी। और हुकूमत ने यानी पीपल्स पार्टी साथ है उनके इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। ये एक शर्मनाक इकदाम है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ठीक है सर, हुकूमत और किस तरह अपने खर्चे कम कर सकती है? रियासत ये चाहती है कि खर्चे कम हों और उसमें एक जो स्पेस मिली है वो यूटिलिटी स्टोर्स मिले हैं, तो इसके अलावा भी कोई तदारुक है कि खर्चे कम कर लिए जाएं? देखें, खर्चे कम करना उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, सियासी विल, सियासी आमादगी मुझे कहीं नजर नहीं आती है। ये छोटे छोटे लोगों को बेरोजगार करने की वजह से अगर बड़े हेड कटिंग की जाए जी, ये एक मईशत का बचत करने का, सरकारी अखराजात कम करने का मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं कि हेड कटिंग की जाती है। ठीक। ये इस तरह मुलाजमीन को, डेली वेजर को, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, छोटे छोटे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने से कतन बचत नहीं होती। ठीक। बचत करने के लिए हेड कटिंग की जरूरत होती है। आप देखिए ये SNGPL यानी सुई गैस का भी हमारे बुरान है ना, नजरी सेक्टर में सुई गैस भी शामिल है जी। उसके MD की, उनके जनरल मैनेजरों की कितनी तनख्वाह है देखें जरा आप। अफसोसनाक है। एक चीज बताता हूं, ये हुकूमत पंजाब ने शहबाज शरीफ के दौर में ये TVET सेक्टर की रिफॉर्म्स के लिए एक अमेरिकन कंपनी को ठेका दिया, शायद $35 लाख हमने उनको अदा किए। राइट। उन्होंने तजिया करके रिपोर्ट बना के हमें दी कि टैप्टा जो है और टैप्टा के साथ जो दीगर TVET सेक्टर के इदारे हैं उनका टॉप जो है वो हैवी है, ठीक है, उसमें अफसरान की भरमार है, इनको निकालना पड़ेगा। इसी तरह की एक रिपोर्ट मुशर्रफ साहब ने ये PTCL के लिए मुरतब करवाई थी, तो उन्होंने कहा उस वक्त उसके 62,000 मुलाजम थे। ठीक है। तो उस अमेरिकन कंपनी ने बताया कि इसमें 40 से 45,000 मुलाजम जो हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो जब PTCL ने वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम दी, गोल्डन हैंड दिया, तो 60,000 मुलाजमीन ने लिख के दे दिया कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, हमें ये पैकेज दे दिया जाए। ठीक। तो अब देखें PTCL जो है वो स्मार्ट मैनेजमेंट के जरिए वो बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रहा है। तो हेड कटिंग होनी जरूरी होती है। जहां पर 6-6 जनरल मैनेजर हैं, जहां पर 5-5 DGs हैं, वहां पर हेड्स को कट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त पाकिस्तान को सियासत, सही सियासत, मुस्बत सियासत, जिसका मतलब है खिदमत करना, उसकी ज़रूरत है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पूरी रियासत बेबस नजर आ रही है कच्चे के डाकुओं के सामने। क्या कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं कि हमारे सिपाही की वीडियो आने के बावजूद अभी तक बाजियाब नहीं करवा पा रहे? क्या वजह है कि कार्रवाई उस तरह से मुअस्सर नहीं हो रही? देखिए सर, मैं तो ये समझता हूँ कि कच्चे के डाकू बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। असल बात यह है कि हमारा जो निजाम है उसकी बुनियाद है साहिब कल्चर पर जी। और ये साहिब कल्चर तसलसल है कॉलोनियल कल्चर का। और कॉलोनियल कल्चर जो है में ICS से, यानी जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, उसका एक तसलसल CSS जो है ना वो हमें मिला और हम उसी की पूजा करते चले आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया भर में आज जो ममालिक अपने पांव पर खड़े हैं, जिनकी तरक्की की तरफ निगाहें दौड़ाएं तो खुशी होती है, जिनकी आवाम खुद को जमहूरी तौर पर आजाद और
पुरतहफ़्फ़ुज़ माशरे में जिंदा तस्वुर कर रहे हैं, उन माशरों में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की अफसरशाही वहां पर होगी, ऐसी पुलिस वहां पर होगी। आप पुलिस को वो पाकिस्तान में वो अख्तियारत हासिल हैं जो दुनिया भर में कहीं किसी पुलिस को हासिल नहीं है। ठीक, ये पुलिस इतनी जालिम पुलिस है कि दुनिया भर में इतनी जालिम पुलिस और कहीं पर भी नहीं है। ये थाने और इसके हुकूमत खाने इतने दहशत ज़दा हैं कि पूरी दुनिया में इतने कहीं किसी जगह पर नहीं है। इसके बावजूद जब एक जुर्म हो रहा है वहां पर कच्चे के डाकू जो है दंदनाते फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो निजाम है, जो ये हमारा साहिब कल्चर है, इसके सामने जिंदगी जो है वो सिसक रही है, जिंदगी दम तोड़ रही है और घुटने टेक चुका है अमन अमान। अमन अमान अगर कोई बहाल करना उनकी कोई प्रायोरिटी होती, अगर कोई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, जराइम को कम करना उनकी कोई एक तरजीह होती, तो हम तो आज बैठ के कच्चे के डाकुओं पर बैठ के बात कर रहे होते जी। क्या मेरा और आपका मौजू ये होता? क्या मेरा और आपका मौजू कोई मुल्क की तरक्की और यहाँ पर जो सर हमारे तो हालात ये तो मैंने बड़ा अपर लेवल का सवाल कर दिया। आज बड़ा एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट वो खबर बना रहा है कि घर की लड़ाई सामने आ गई, अलीमा खान की चैट, व्हाट्सएप चैट जो रऊफ हसन के साथ है, सर वो डिस्कस हो रही है। हालात ये हैं, हम किस हद तक गिर जाएंगे? देखें, ये जो चैट्स की जो ऑडियोज हम निकाल रहे हैं, इससे हासिल क्या करना चाहते हैं जी? नहीं सर, बुनियादी सवाल ये है, सर बुनियादी सवाल ये है, आज इमरान खान की बहन की चैट लीक हुई है, कल हमारी बहन की चैट लीक होगी, परसों किसी और की बहन की चैट लीक होगी, हम तो मारे जाएंगे, हमारी कोई प्राइवेसी रह ही नहीं जाएगी। कोई ये सवाल ही नहीं उठा रहा कि कौन है जो इतनी अंदर की चीजें उठा के मीडिया पर नश्र कर रहा है। देखिए, आपको पता लग चुका है, पाकिस्तान के हर एक बच्चे को पता लग चुका है, पाकिस्तान के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उन सबको पता चल चुका है कि फायरवॉल किसने तनसीब करवाई है, ये मीडिया सोशल मीडिया स्लो किसने करवाया है, ये एक मसनूई प्रोटोकॉल के जिंदा रहने वाले अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारी सिलसिले एक सिलसिले की कड़ी है। लेकिन मैं आपको ना कान को दूर से घुमाकर पकड़ने की बजाय ना डायरेक्ट बताता हूं जी कि सर, इस मुल्क में बानी पीटीआई इमरान खान को माइनस करने का मतलब है कि हम पाकिस्तान को माइनस कर रहे हैं। अच्छा। ये कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है, इसके जो करोड़ों वोटर हैं वो उसके साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने उनको वोट दिया है, वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो उनकी तरफदारी करना चाहते हैं। हाँ, मैं उनके साथ हूं या नहीं हूं, आप उनके साथ हैं या नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है। हमें इस हकीकत को जो है नजरअंदाज करने का मतलब, आपका वर्डिक्ट अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन जावेद लतीफ कहते हैं कि इदारों ने फैज हमीद की सूरत में एक सिरा पकड़ लिया है, अब दूसरे सिरे को अगर पकड़ा नहीं तो हमें पहले सिरे को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, और ये दूसरा जो सिरा है उसका कला कमा करना बड़ा जरूरी है। वो कौन से दूसरे सिरे की बात कर रहे हैं सर? देखें, ये पूरी मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं मैं। मियां जावेद लतीफ साहब मोहतरम शख्सियत हैं और वो जो उनके जो बयानात हैं आजकल बड़े मायने खेज होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी मुस्लिम लीग नून की बता रहा हूं कि वो जिस सिरे की बात कर रहे हैं वो सिरा इमरान खान है। वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन के मैदान में, हम जमहूरियत के मैदान में, हम पार्लियामेंट के मैदान में, हम अवाम के मैदान में, हम मुकाबले के मैदान में, हम किसी जो है ना वो एक मुहिमजुई के मैदान में उसका मुकाबला ना करें, हम उसका मुकाबला करें कानून का सहारा लेके, टेक्निकलिटीज का सहारा लेके, कोई जो एक निजाम में जो एक कमजोर मुशगाफियां हैं उसका सहारा लेके उसका मुकाबला करें और उसका कला कमा कर दें। लेकिन आपको ये मैं अर्ज कर दूं सर, इंसानी जो 10,000 साल तारीख है, आप ये देखें, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये मुल्क है या वो दुनिया को और कोई मुल्क है, इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज दुनिया भर में जहां भी हैं, वो आज बड़ा प्राउडली इमरान खान का नाम लेते हैं, उसकी तस्वीर जो है उसको लहराते हैं, पीटीआई के खिलाफ फ्लैग्स लहरा रहे हैं। और इसकी निस्बत आप मुस्लिम लीग नून का देख लेंगे, पूरी दुनिया में क्या हाल है, उन्हें डर लग रहा होता है किसी रेस्टोरेंट में आके हमारे को पीछे ना पड़ जाए, यहाँ कोई हमारा एयरपोर्ट पीछे ना पड़ जाए। सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत बानी चेयरमैन, इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने किसी के कहने पे, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं
कि उन्होंने उनको कैदोबंद की सोबतों में डाला हुआ है, या किसी के कहने पे डाला हुआ है या खुद डाला हुआ है, बट उन्हीं के कहने पे जलसा क्यों मुलतवी कर दिया अगर वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो? देखिए, हमारी जो एक कौमी नफ्सियात ये भी बन गई है कि जब तक कोई बात, कोई उलट, किसी में झगड़ा, किसी में कोई फसाद ना हो, हमें तसल्ली नहीं होती। अगर उस बंदे ने एक वाज़ेह तौर पे एक लाइन बोली है और आज बाकायदा जो उनकी जो अखबारात में उनकी तरफ से जो सहाफियों ने छापा है उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये एक लाइन कही है कि मैं एक और दूसरा 9 मई नहीं चाहता था और मैं ये चाह रहा था कि कोई ऐसा बदअमनी पैदा ना हो, तो हमें इसमें यकीन कर लेना चाहिए। अब हम जरूर इसको इससे नफी करेंगे नहीं जी, वो किसी के कहने पर ही उन्होंने कहा कि दबाव में आकर या उनसे को मिली भुगत करके तो उन्होंने। सर मुझे ये फरमाइए कि सुबह 7:15 बजे कभी अडयाला का दरवाजा खुला, सुबह 7:15 बजे आजम सवाती या बैरिस्टर गौहर जाग के अडयाला क्यों जाएंगे? बिल्कुल सही है। देखें ना, आपने कितनी समझदार एक नुक्ता आपने पकड़ा है, मैं आपको इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यही काम है मीडिया का, ये जो आप कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को सोचना चाहिए और करना चाहिए। अब इसका जवाब यही है कि देखें, इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्सेस जो है ना वो काम कर रही हैं जो अबव द लॉ है, जो रेगुलेशन है उसको नहीं मानती। वो कहती है हर चीज है, दिन हो तो दिन, रात हो तो रात, हमारे कहने पे हर ताला खुल जाए, हर अदालत खुल जाए। तो ये तो एक सबूत है इसका मतलब कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं मुल्क में जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहती। वो समझती है कि जो हम करेंगे वही कौम और मुल्क के मफाद में है। रेगुलेशंस के जो है ना उस पर अमल दरामद करना जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने 7:30 किया। हो सकता है सुबह 5 बजे ही खुलवा लिया और जेल का ताला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ये कुव्वतें ये सब कर रही हैं, क्या वो छुपी रह जाएंगी? क्या उनका वो तकद्दस और उनकी वो जो एक ग्रेस है वो कम नहीं होगी? क्या इन चीजों से उनके लिए एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा? उसको तो कोई नहीं, उसने तो पॉजिटिवली कर दिया, खुलवा दिया। लेकिन मानने वाले जब इतनी कड़ी तनकीद करते हैं, वो ना माने कि नहीं मानते, करेंगे जलसा। आए हैं लोग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है इस वक्त बड़ा बेचारा मायूस है। वो बार बार सवाल पूछ रहा है कि कौन, यानी गाली पड़ रही है बैरिस्टर गौहर को, गाली पड़ रही है अली अमीन गंडापुर को, गाली पड़ रही है शिबली फराज को, गाली पड़ रही है असद कैसर को, और इमरान खान फिर भी बले बले। वो देखें, बिल्कुल ये देखें ना, अब ये चीजें तो ही नहीं कही। और क्यादत कैसे कहते किसे हैं? लीडरशिप नाम किसका है? यही इनकी लीडरशिप का इम्तहान था। ये उस नेगोशिएशन में उन्हें बताते कि जी लोगों ने हमें गालियां भी देनी है, अब लोग हमें जो है वो बुरा भला भी कहेंगे, और लोग कह रहे हैं, इसमें कोई शुबे की बात ही नहीं है। मैं तो ये इसको आपको क्लियरली ये मैं कहता हूं कि लोग इन्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं। और वो क्यों कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जिस कदर गम और गुस्सा और एक शिद्दत थी उनके जज्बात में जी, अगर वो उधर जाके खुलती तो शायद इन गालियों से बहुत ज्यादा होती, इनसे बुरा भला कहने से बहुत ज्यादा नुकसान होता पाकिस्तान का। तो मैं तो समझता हूं सर कि ये एक अच्छा अमल हुआ कि वो एक जलसा मंसूख हो गया। वगरना जिस तरह बिजली के भारी बिल्स, जिस तरह ये जो टैक्सेस की एक भरमार है, टैक्सेस की तादाद और शरह में जिस तरह इजाफा किया गया है, और टैक्सेस को इम्पोज करने का जो तरीकेकार अख्तियार किया गया है, और जो जिस तरह ताजरों की कमर पर कोड़े बरसाने का एहतमाम किया गया है, जिस तरह ये जो है वो एक फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो एक तस्वुर पैदा करके वो एक कोड़ा बरसाने का कोशिश की जा रही है, और वो जो एक महकूम कौम के ऊपर जिस तरह टैक्सेस लगाए जाते हैं और बजाय के एक आजाद कौम के वाला रवैया, और दूसरा ये इस बात से बिल्कुल बालातर होकर रवैया कि जी आपको इस टैक्सेस की अदायगी बदले में मिलेगा क्या, उसका कोई अता पता नहीं, तहफ़्फ़ुज़ आपका किसी की जिम्मेदारी है या नहीं। और एक और बहुत दूसरा कल्चर लोगों जो जिससे लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, लोग पाकिस्तान, यहाँ मैं आपको वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का हर फर्द जो मुझे मिला है वो मुहब्बे वतन लगता है और पाकिस्तान से टूट कर प्यार करता है। पाकिस्तान कौमी तराना लगा दें सर, आप जरा चेहरे के तासुरात चेक करें, एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी कौमी तराना लगा दें, वो उसके चेहरे के तासुरात बताएंगे कि ही लव्स पाकिस्तान मोर देन एनीथिंग। वाह, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, वाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने ना। एक आम आदमी की जो कैफियत है उसकी एक
जिंदा तर्जमानी कर दी आपने, कमाल कर दिया मैं समझता हूँ। और ये देखें, यही बात मैं कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग ये इस वक्त जो है ना, वो जो महकमा जाती इस्तेसाल है, ये जो थाना कचहरी का एक बढ़ता हुआ जंजाल है, ये जो मुकदमस्तान में तब्दील किया जा रहा है पाकिस्तान को, ये लगता है जैसे पाकिस्तान का दूसरा नाम जो है निकनेम मुकदमस्तान बन गया है। हर मामले का ताल्लुक मुकदमा 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 मुकदमा, FIR, एक आदमी पे 200-250 FIR जो है वो दर्ज कर दी जाती हैं, और एक शुतर बेमहाल किस्म की एक्सरसाइज है। और ये रिमांड दे दें, आप जिस्मानी दे दें, आप जुडिशियल कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, सबूत है नहीं है, कोई ऑडियो शीडियो है नहीं है, वो किसी के बारे में कोई गवाह है नहीं है, बस वो मुकदमा दर मुकदमा बनता चला जा रहा है। और उसी नवीयत के मुकदमा में जो हुकूमत पर दर्ज हो सकते हैं, आप जरा चेक तो करें हमारे नसीब के हुकूमत के तमाम ओहदेदारान सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि इमरान खान को काउंटर कैसे करना है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हलीमा खान की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है रऊफ हसन के साथ, अब सारे मुल्क की इकोनॉमी ये बर्बाद करेगी, इसकी वजह से IPP इसकी वजह से मुसल्लत हुए, महंगी इसकी वजह, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कि हमारा टॉपिक ही सिर्फ मुखालिफिन को जेर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन वो बेचारी सारा दिन हुकूमत को लताड़ने में लगी रहती है। आम आदमी बेचारा अगर एक महीने किराया दे रहा है तो दूसरे महीने बिल नहीं दिया जाता, दूसरे महीने बिल दे देता तो किराया नहीं दिया जाता, घर का हर फर्द परेशान है, घर घर डिप्रेशन है। ये ना हुकूमत इस पे कोई बात कर रही है, ना अपोजिशन इस पे बात कर रही है। सर अता तारड़ साहब जो हैं माशाल्लाह, वो यद तुला रखते हैं PTI को खुतबा देने में रोजाना की बुनियाद पर, और वो उनका जो एक मुझे लगता है कि इंतहाई पसंदीदा मशगला है वो यही है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात लेकर नमूदार हो पर्दा स्क्रीन पर कि जिसमें बानी इमरान खान और PTI के खिलाफ जो है ना वो निकात पेश किए जा रहे हों। और दूसरी बात ये रह गई कि जहां आपने पाकिस्तान के जो मसाइल की निशानदेही की है, देखें जो किराया देना और बिजली का बिल, तो वो जो लोग हैं जो चलो एक मरतबा किराया दे देते, एक मरतबा बिजली का बिल दे देते हैं, आप उन लोगों का सोचें सर जो किराया बिजली और बिजली का बिल दे ही नहीं सकते, जिनके पास अदायगी के लिए रकम रही ही नहीं, जो बाकी बचे ही नहीं उनके वसाइल, जो अपने गुर्दे भी बेच बैठे हैं कि जी हमने अखराजात कर रहे थे, अब वो जो बेच के जो रकम मिली वो भी खर्च कर बैठे, उनका क्या बनेगा। जो अंडर पॉवर्टी लोग हैं आपके मुल्क में इस वक्त, जो मुख्तलिफ दानिशवरों ने टीवी चैनल्स पे कहा, अखबारात में कालम छपे, मैंने वहां से ऑब्जर्व किया कि इस वक्त 6.5 करोड़ से ज्यादा तादाद होगी उन लोगों की जो अंडर पॉवर्टी लाइन है। आप देखें, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना हुकूमत इस पे को करती है ना पार्लियामेंट इसमें। देखे हमारे यहाँ सर जब रोजाना सुबह उठ के जाना अदालत है, जाना मीडिया के सामने एक दूसरे की किरदार कुशी करनी है, तो कौन सोचेगा कि किस तरह बिजली सस्ती की जाए, किस तरह गैस सस्ती की जाए, किस तरह अशय खोरोनोश की कीमतें कम की जाएं। यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए सर जी, 11 से 18 हजार मुलाजिमीन बेचारे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। सर ये जो इकदाम इस तरह के किए जा रहे हैं ना, इनको कहा जाता है डंग टपाऊ पॉलिसी, कि आज ये काम कर दो इसकी खबर लग जाए, आज ये इस तरफ कर दो इसकी खबर लग जाए, आज ये ऐलान कर दो इसकी खबर लग जाए। इस तरह से काम नहीं चला करते, ना रियासतें चला करती हैं, ना मुल्क चला करते हैं। आप चीन की तरक्की देखें, आप वियतनाम जो देखें, आप जंग से निकला तो क्या तरक्की की, आप जापान देखें उसने क्या तरक्की कर ली, आप सिंगापुर देख लें, आप कोरिया देख लें, ये देखें, आप बांग्लादेश देख लें, और उसके बाद 72 अरब डॉलर उसके खजाने में पड़े हुए हैं। हमारे 3 अरब डॉलर बड़ी मुश्किल से हमारे पास है सर। 40 अरब डॉलर 72 अरब डॉलर ज्यादा हो जाएंगे सर। 40 अरब डॉलर जिनको नजर लग चुकी है सर। देखिए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना सर जी, 72 अरब डॉलर है, 72 बिलियन डॉलर्स। अच्छा चलिए इसको रिसर्च कर लेते हैं सर। इंडिया में आपको नहीं, मैं आपको बड़े बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ। 586 बिलियन डॉलर इंडिया के उसमें हैं, 72 बिलियन डॉलर इसके बांग्लादेश के हैं। आप मतलब देखें कि हम कहां खड़े हैं, जो कि एक एटॉमिक पावर है, जिसे कि इकोनॉमिक पावर बनना था, एटॉमिक पावर बनने के बाद वो इकोनॉमी का नाम तक भूल गया है। हमारी यकीन करें, अगर हमसे को पूछे ना कि आपका पहला चैलेंज कौन सा है, तो मैं कहूंगा इकोनॉमी, दूसरा फिर इकोनॉमी और तीसरा फिर इकोनॉमी। लेकिन हम इकोनॉमी को तो अपने 8वें शायद 9वें तरजीह पे रखा हुआ है, पहली तरजीह की बजाय। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक दस बदस्ता हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं
जो हमारे अरबाब इख्तियार इक़्तिदार हैं, हमें तो ना इक़्तिदार मिलना है ना हम इक़्तिदार के काबिल है, लेकिन जिन्हें मिला हुआ है और जिन्हें मिल सकता है उनसे मैं 10 बस्ता कहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें और अब कोई सुलह सफाई की बातें करें, कोई ये मुकदमे खत्म करने की बातें करें, उसको बंदे को जेल से निकालें और एक दूसरे के साथ टेबल पर बिठा दें अगर आप में ताकत है इस पाकिस्तान की खातिर, ताकि पाकिस्तान में ये रोज रोज का फसाद, रोज रोज की बहस मुबाहिसा जो है ना, ये महमूद हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बहुत जरूरी है कि इस वक्त बातचीत हो, टेबल टॉक हो और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आएं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट नाज बलोच साहबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। मैडम, कारकुनान बड़े नाउमीद हैं, बड़े परेशान हैं, हमें इस्लामाबाद में बुलाकर जलसा मुलतवी कर दिया, उन्हीं के कहने पे जलसा मुलतवी किया जिनके खिलाफ हर रोज बात की जाती है। ये क्या डबल गेम हो रही है मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया। वेलकम मैम। देखिए, जो आपके पाकिस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन, जिस बैकग्राउंड में वो इलेक्शन लड़ा गया और उसके जो रिजल्ट थे कंट्रोवर्सीज के, वो भी स्टिल हम भुगत रहे हैं। फॉर्म 45 को कन्वर्ट करके फॉर्म 47 से जो एक बोगस और फेक PDM2 की गवर्नमेंट बनाएगी। देखिए, पीटीआई मैम आपने ही इसकी बुनियाद 2018 में रखी थी जी। वो देखिए, उसके भी हालात सबके सामने हैं कि मेन 2-4 लोग जेल में थे, जबकि अब की बार ये हुआ है कि आपके सामने मेन लीडर भी जेल में, A टीम भी जेल में, B टीम भी जेल में। आपके पास निशान नहीं है, आपके लोगों को हिरासत किया गया, चार दीवारी पामाल की, रोड के ऊपर बहनों बेटियों को घसीटा गया, आपके जो प्रपोजल टेंडर थे उनको घरों से उठाया गया। इस तरह के हालात आप मीडिया में भी आपने कभी नहीं देखे होंगे। 2018 में भी माजरत के साथ आपके मुल्क की हिस्ट्री में ये हिस्ट्री रकम हुई है कि इस दफा की जो फसाइयत है इसको आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ठीक ठीक, लेकिन मैं ये समझती हूँ आपका मैम देखिए, आपका बयानिया ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ सब कुछ किया। एम आई राइट? जी, देखिए, मैं एक बात को जानती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी है, जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, बेसिकली तो जो कुछ भी कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है। उसके आप गवर्नमेंट को इसलिए कह रही हैं मैम, आप गवर्नमेंट को इसलिए कह रही हैं कि आप उन्हें कह सकती हैं। सवाल का जवाब दूं, पहले सवाल का ये जवाब दूं। देखिए, हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और आईन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए तमाम मामलात को। जब मुल्क में कोई भी पार्टी हो, उसको एज पर द लॉ जलसे जुलूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करता है कि वो अपने जलसे जुलूस रिकॉर्ड करें, रैली करें जी। जबकि अब की बार पीटीआई ने प्रॉपर इजाजतनामा लेने के बाद, जब आप फर्स्ट मूवमेंट, जब आपका सुबह दिन 2 बजे आपका जलसा है वहां पे, आज रात वहां पे बांग्लादेश की टीम की, क्रिकेट टीम की, उस मैच का बहाना, सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना के आपके इतने बड़े जलसे को रोका जा रहा है। बेसिकली ये गवर्नमेंट के बौखलाहट के शिकार होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक, देखिए, तो उनको बांग्लादेश की टीम की सिक्योरिटी नहीं नजर आ रही, वो तो एक तरफ छोड़ दीजिए ना मैम। उनके अंदर खौफ है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ के अब की बार भी हमारे मुल्क के लोग भी अपने हक के लिए बाहर ना निकल आए। बेसिकली जो खौफ है वो ये है। ठीक ठीक। अब जी आपका दूसरा सवाल जो आया कि एस्टैब्लिशमेंट, देखें जी, मैं ये समझती हूँ कि कोई मुल्क जिसमें जमहूरी तर्ज की हुकूमत होती है, वहां पे इदारे अपने डोमेन में काम करने के लिए आजाद होते हैं एज पर द लॉ। बट मैं हमेशा मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात करते हुए दिखती हूँ या कहती हूँ और इस बात पे कायम हूँ कि हमारे मुल्क में प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड है और यहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ की कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही दिखती। ठीक 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 मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब सुबह 7 बजे आजम सवाती गए अडयाला जेल, बैरिस्टर गौहर गए, तो जिसका पैगाम लेकर गए, आपके लीडर ने इनकार क्यों नहीं कर दिया कि नहीं मानता पैगाम, होगा जलसा? देखिए, मेरी बात सुने, आपको भी इस चीज का बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वो 7 बजे गए हैं या नहीं गए हैं, या उनका जो बयानिया है या लीडर ने अंदर से क्या कहा है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे कानून में एक लॉ ऑफ एविडेंस में बड़ी एक बात क्लियर की जाती है कि हेयर से सुनी सुनाई बात, जब तक इसको कानून में उस दर्जे की हैसियत हासिल नहीं है जो कि एक डायरेक्ट शहादत या डायरेक्ट सुनी हुई बात। आप मुझे डायरेक्ट सुन रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट सुन रही हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ।
मैं बीइंग स्टूडेंट। अच्छा, आप इस बात को डिनाई कर रही हैं कि 7:15 बजे अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुले, आजम सवाती इमरान खान से मिलने नहीं गए, बैरिस्टर गौर इमरान खान से मिलने नहीं गए? बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल आजम सवाती साहब गए होंगे, दरवाजे भी खुले होंगे, खान साहब ने भी कुछ कहा होगा, हो सकता है ये फिर एक इस तरह का मुझे नहीं समझ आ रही। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हुआ है। मैं उस बात को डायरेक्ट एज इट इज मनोअन मान सकती हूँ जो मैं आपकी सुन रही हूँ। मेरे मुताबिक खान साहब जो बंदा 23 साल खुद जलसे जुलूस करता रहे इसी अवाम की ताकत के साथ, वो अपने अवाम के उस जज्बे को, उस जुलूस को, जलसे को क्यों रोकेगा? तो किसने रोका, ये बताइए, किसने रोका? सुनिए, लेट मी फिनिश नाउ। इसके पीछे भी वही अमल जो आपको नजर आए हैं वीडियो लिंक्स के जरिए, आपके सामने ऑडियो लीक के बाद आपको नजर आए हैं मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करवाते हुए कि किसी का बच्चा उठा लिया, किसी की बहन को अपने पास रख लिया, किसी की बेटी की वीडियो भेज दी गई कि आप ये ध्यान दें। मुझे यही, मेरी नजर में, आई में भी रॉन्ग, मुझे यही लगता है कि इसके पीछे भी वही वन मैन शो है, या वही जो आपका एक उसे कहें कि अथॉरिटेरियन जो रूल है, वही मैं ये समझती हूँ कि वही कार फरमाए हैं जो आपको एज पपेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उनका काशिन मान रहे हैं। और मुझे जो समझ आती है, इमरान खान, क्योंकि उनको ये कहा गया था, इधर दूसरी भी एक बात है रहे है जो कुछ मेरी समझ में आती है कि इस टाइम मुख्तलिफ जो हमारे मजहबी एस्पेक्ट हैं उनकी जमातों की तरफ से जलसे जुलूस रैलीज निकाले जा रहे हैं, और खान साहब को ये बड़ा क्लियर कहा गया कि हमारे मुल्क के हालात जो है सिक्योरिटी के, वो ना सिर्फ बांग्लादेश की सिक्योरिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक फिर 9 मई की तरफ ले जाने की तरफ हालात बनाए जा रहे हैं। तो खान साहब ने इस पसे मंजर में जाके जरूर कहा है कि फिर अगर इस तरह के हालात हैं, मैं अपने मुल्क में ना पहले इंतशार की पॉलिटिकल सोच का हामिल था या मैं उसका दाई हूँ, ना मैं अब हूँ, लिहाजा हमें मुल्क में अमन के साथ रहते हुए एज पर द लॉ, जो रूल ऑफ लॉ कहता है, उस डोमेन में रहते हुए जलसे जुलूस करने चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी खदशात हैं मुल्क की सालमियत के लिए तो हमें अपना जलसा कैंसिल करना अहम है। दो सूरतें सामने आ रही हैं, एक वही जो आपने फरमाई, दूसरी जो ये है, क्योंकि मैं ISS से आई बंदी हूँ, मैं इमरान खान के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हूँ, मेरा माइंड जो एक्सेप्ट करता है वो यही बात करता है कि खान साहब ने फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान अपने जलसे को अगर रोका है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारकुन बड़ा पढ़ा लिखा है मैम, आप भी मान रही हैं कि इमरान खान ने रोका? गाली बैरिस्टर गौहर को, आजम सवाती को, असद कैसर को, अली अमीन गंडापुर को क्यों पढ़ रही है? देखें जी, मेरी बात सुने, हमारे घर में भी 5 लोग रहते हैं तो 5 का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में हमारा मेन अगर स्टैंड एक हो जाए, लेकिन हमारा अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं तो आपका स्टाइल, आपका व्यू, आपका नजरिया अंदाज, आपका लबो लहजा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। पढ़ा लिखा बंदा उसको पढ़े लिखे अंदाज में एलैबोरेट करता है या एक्सेप्ट करता है, एक ले मैन उसको अपने स्टाइल से कबूल करता है। मैं ये समझती हूँ कि जो एक आम आदमी है उसकी सोच और फहम में वो बात नहीं है जो खान साहब की सोच में है। अगर उसका अग्रेशन है तो वो अपनी ही पार्टी लीडरशिप से अग्रेशन कर रहे हैं ना। नहीं मैम, तो देखिए वो जिस बंदे ने जलसा मुलतवी किया उसको क्यों नहीं कुछ कह रहा कारकुन, उसको क्यों कह रहा है जिसके हाथ में कुछ नहीं है? देखें जी, हाथ में क्यों कुछ नहीं है, बैरिस्टर अली गौहर साहब चेयरमैन है, वो चेयरमैन साहब ने जलसा मुलतवी नहीं किया। देखें, उनको खान साहब की कमांड मिली, उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद जलसा मुलतवी किया। तो इसमें आप देखें कि कोई जलसा मुलतवी होता है तो मिला जुला रुझान होता है, इट्स नॉट बैड थिंग एट ऑल। अच्छा चलिए अगले सवाल की जाने बातें हैं मैम, टाइम बड़ा कम है। ये फरमाइएगा कि जावेद चौधरी साहब, आपको पता है बड़े कॉलमिस्ट हैं, बड़े सहाफी हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि कमिंग वीक में इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डोमेन है उसमें आप एक आम सिविलियन का जो है ना वो मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते। इसके लिए नहीं मैम, देखिए आपको पता है 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया, तो क्या 28 अगस्त को कोई ऐसी अमेंडमेंट आएगी, कोई नया कानून बनेगा? कानून जब नया बनेगा तो जो ऑलरेडी डिसीजन हो चुके हैं ना, क्योंकि इमरान खान साहब फेक, प्रिविलेज और बोगस केसेस में सजा के तौर पे जेल में है। अगर कोई लॉ आएगा भी ना बाद में, अब जो लॉ आएगा वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होएगा, खान साहब के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विक्टेड होके जेल में बैठे हुए हैं। एक बात, दूसरी बात यह है अब क्योंकि जो
लॉ जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं एज पर द लॉ होते हैं। अब जो पार्लिमान है उनको किसी भी इस तरह की अमेंडमेंट के लिए बेहतर यही है कि वो अपने सर जोड़ें और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आएंगे तो उससे इनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन खान साहब, जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब ने तो पहले खुद कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये मुझे मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। आप सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर ही नहीं सकते हैं। इस मिलिट्री ट्रायल के ऑलरेडी हमारे 2 नौजवान वुकला जो ISF से हैं, एक हैदर मजीद और एक हसन नियाजी, ये 2 ऑलरेडी ट्रायल भुगत रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब मैं बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ, सिविलियन का आप मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, जावेद लतीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनका बयान ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आज भी सहूलतकारी खत्म नहीं हुई, मध्यम हुई है। फिर नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये रियासत के लिए खतरे की घंटी है। फिर उन्होंने कहा कि इदारों ने फैज हमीद की शक्ल में एक सिरा पकड़ा है, अगर दूसरा सिरा ना पकड़ा तो पहले का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये दूसरा सिरा आपके ख्याल में कौन है? मैं तो सबसे पहले ना माजरत के साथ आपके जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है, मैं ये समझती हूँ जावेद लतीफ साहब की पर्सनैलिटी देख लें, और ये जुल्म है हम पाकिस्तान के पढ़े लिखे अवाम मुल्क के ऊपर के इस तरह के लीडर्स जिनको बात करने का पता ही नहीं है, पहला सिरा दूसरा सिरा, ये कोई उनका सवाल है, ये जवाब है। माजरत के साथ ऐसे लोगों के इनसे अगर पूछें कि लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, अगर ये एक लाइन में लॉ की और रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही बता दें, मैं ये समझती हूँ, मैं समझूंगी कि हमारा लॉ करना बिल्कुल फजूल था। ठीक है, आप मुझे ये फरमाएं कि जब आप हुकूमत में थे, जनरल फैज हमीद के साथ मिलके कॉन्स्पायरेसीज बुनी जा रही थी, जब वो रिटायर्ड हो गए फिर भी उनके साथ राब्ता रहा, तो ये कानूनी बात थी क्या? मेरी बात सुने, आप देखें कि आपकी इस टाइम की गवर्नमेंट भी जो आपके हाजिर जनरल्स हैं या चीफ हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो या जो भी चीफ हो, तो वो उनके साथ ही मिलके सारे मुल्क के सिस्टम को चलाया जाता है। ठीक है, अब इससे प्रीवियसली भी अगर कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं कोई भी किसी भी इदारे में, तो डज नॉट मीन कि वो उस टाइम के PM इमरान खान साहब की वजह से होती रही हैं। देखिए, हर इदारे में शफलिंग रीशफलिंग या जो भी चेंजेस आती हैं वो इदारे के अंदर की होती हैं। क्या इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनवाना चाहते थे आउट ऑफ द बॉक्स जाके? देखें, मेरी बात सुने, चाहते थे, अगर वो चाहते होते तो वो बना लेते। उनकी चली तो नहीं, जहां तक वो चला सकते थे उन्होंने चलाई। उन्होंने तो कहा कि आर्मी रूल्स में आप अमेंडमेंट कर दें, जनरल बाजवा से कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। जब आप रूल तोड़े तो फिर कोई मसला नहीं। अगर जावेद लतीफ को नहीं, लिसन टू मी, देखें, कोई रूल टूटा हुआ नजर आया आपको? कोई ऐसी अमेंडमेंट नजर आई आपको? अगर आई तो हम उस पे बात करते हैं, अगर नहीं आई तो हमारा बात करना ही नहीं बनता। देखिए, साइफर लहरा देना, देखिए साइफर लहरा देना क्या छोटा कानून को तोड़ना था? क्या इतना 126 दिन का धरना किसी के इमा पर करना, फिर हुकूमत में आना किसी के इमा पर, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं था? आप उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं ले गए? आप उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं ले गए कि हम तो जमहूरी तरीके से आएंगे? देखें, जमहूरी जब आपके बैलेट बॉक्स के थ्रू कोई आता है तो वो जमहूरी तरीका ही होता है। दूसरी बात, साइफर के बारे में बता दूं कि साइफर वाज नथिंग, साइफर वाज सिफर। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट नाज बलोच हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर SN महमूद हमारे साथ मौजूद थे, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हमारे पैनलिस्ट में मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की इंतहाई ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत पहले कभी नहीं थी। इस वक्त हमें ये पर्सनल चैट्स, पर्सनल ऑडियो से निकल के पाकिस्तान के वसी तर मफाद में सोचना है। अगर आज हमने नहीं सोचा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।